A balls fall freely from a height of 45 meter. When the wall is at height of 25 meter, it's explode into two equal pieces. One of them move horizontally with a speed of 10 meter per second. The distance between the two pieces on the ground is. जरा समझिए और इसको ढंग से समझिए, ठीक। देखिए क्या सिचुएशन है। जैसे एक बॉल है और वो आपने कितनी हाइट से गिराई है, 45 मीटर। एक बॉल है 45 मीटर की हाइट से गिर रही है, ये मान लिया ग्राउंड है। तो 45 मीटर की हाइट से गिर रही है और जब वो 25 मीटर की हाइट पे होती है तब एक्सप्लोड करती है। तो जब वो एक्सप्लोड करेगी 25 मीटर की हाइट पे जब वो होती है, यहाँ कहीं होगी 25 मीटर की हाइट पे, टोटल हाइट 45 मीटर है। तो अब ये नीचे की हाइट बची है 25 मीटर और ऊपर होगी आपकी 20 मीटर। 20 मीटर जब वो गिर चुकी होती है, इसका मतलब तब तक उसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी और तब वो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है और एक इक्वल के पार्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, उसके पास वर्टिकल भी होगी। तो उसका मोशन इस तरह से होगा। और जब इक्वल मासेज हैं तो वेलोसिटीज भी इक्वल एंड अपोजिट इम्पार्ट होगी। तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोशन भी इस तरह से होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है, फिर से समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल होती है, बट इसके पास 20 मीटर गिरने की वजह से एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई होगी। अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो पहले हमें ये निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा। उस टाइम में इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज मिल जाएगी। जो रेंज इधर होगी वही रेंज इधर होगी, उसको डबल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पीसेज मिल जाएगी आपको, ठीक। तो जरा आप ढंग से समझिए कैसे सेटल करेंगे हम। पहले मुझे ये टाइम निकालना है, ये 25 मीटर में टाइम कितना लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे 45 मीटर में जो टाइम लगेगा उसमें से पहले 20 मीटर का टाइम माइनस कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ नीचे वाले का टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहला टास्क है इसमें टाइम निकालना। तो समझिए कैसे निकाल रहे हैं। तो टाइम जो इंटरवल होगा वो होगा अंडर रूट 2h बाई जी। एच होगा 45 मीटर अपॉन जी माइनस जी की वैल्यू 10 डाल लेते हैं, माइनस ऊपर वाला जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स 20 अपॉन जी। ये टाइम समझ में आया कैसे निकाला हमने पूरी मोशन के टाइम में से ऊपर वाले मोशन का टाइम माइनस कर दिया। एक्सप्लोजन से जो वेलोसिटीज आई हैं वो हॉरिजॉन्टल गेन हुआ, वेलोसिटीज का एक्स्ट्रा जो गेन हुआ, तो उससे वर्टिकल मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और टाइम जो होता है वो वर्टिकल मोशन का फंक्शन होता है। तो इसलिए वर्टिकल मोशन का मैंने टाइम कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो वो टोटल टाइम में से ऊपर वाला टाइम माइनस कर दिया। तो देखते हैं जरा ये कितना आने वाला है। तो ये तो होगा आपका 3 सेकेंड और ये होगा 2 सेकेंड। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो आपका 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। अब 10 की हॉरिजॉन्टल स्पीड है और 1 सेकेंड का टाइम है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी आपकी 10 मीटर होगी। तो इस तरफ भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। तो उनके बीच में जो गैप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 20 मीटर। क्लियर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग ए वर्टिकल लाइन। ए वर्टिकल लाइन के अलोंग हमने रखे, एक ब्लॉक है मास 10 kg, एक है 30 kg। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज थ्रू ए हाइट 7 सेंटीमीटर। बाई वॉट डिस्टेंस शुड द सेकेंड मास बी मूव टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाई 1 सेंटीमीटर। समझिए जरा, डायग्राम बनाते हैं हम। मान लिया ये एक ब्लॉक है 10 kg का, एक और ब्लॉक है 30 kg का, ठीक। ये कितना है आपका 10 kg और ये कितना है आपका 30 kg। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा, मान लिया ये जो है इनका सेंटर ऑफ मास है। अब जो पहला वाला ब्लॉक है उसको हमने ऊपर कितना शिफ्ट किया, तो 7 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। और कह रहे हैं इस वाले ब्लॉक को, 30 kg वाले ब्लॉक को हम कितना शिफ्ट करें। तो मैंने कहा चलो इसको नीचे शिफ्ट कर रहे हैं हम y, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं y, ताकि सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्ट हो, सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। और कितना शिफ्ट हो, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो। सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो कैसे बनाएंगे इसको समझिए जरा। जो YCM होता है, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो होती है M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है कि M1 का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y1 है, M2 का y कोऑर्डिनेट y2 है और ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। अगर हम शिफ्ट की बात करें तो यही इक्वेशन बन जाती है डेल्टा YCM, सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट में होने वाला शिफ्ट इज इक्वल टू M1 डेल्टा y1
डेल्टा y1 जो है वो पहले मास के सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट में होने वाला शिफ्ट है, प्लस m2 y2 m2 डेल्टा y2, ये दूसरे मास का वर्टिकल शिफ्ट है, अपॉन m1 प्लस m2। तो वैसे ही रिलेशन यहाँ भी बन जाता है। तो अब इसमें हम सारी वैल्यू डालेंगे। ऊपर वाली डायरेक्शन हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। अब हम डालने जा रहे हैं वैल्यूज। तो जो y कोऑर्डिनेट है, YCM है, सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है वो 1 सेंटीमीटर है, ऊपर है तो पॉजिटिव मान रहे हैं। इज इक्वल टू m1 जो है वो आपका 10 kg है और उसका भी शिफ्ट ऊपर है तो प्लस 7 सेंटीमीटर, प्लस m2 जो है वो 30 kg है और उसका शिफ्ट हमने नीचे की तरफ माना है तो इसलिए माइनस y, अपॉन m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 40। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 70 माइनस 30y, 30y। तो 30y उधर ले जाएंगे तो 30y आपका जो आ जाएगा वो आपका 30 के बराबर आ जाएगा। तो y यहाँ से आया 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी सही वैल्यू आई है एकदम 1 सेंटीमीटर, यानी 30 kg जो है वो 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इन ए फ्री स्पेस, अगला क्वेश्चन समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए फ्री स्पेस ए राइफल ऑफ मास कैपिटल एम शूट्स ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम एट ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एट ए डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम इट। तो डायग्राम बनाएंगे पहले ढंग से। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि एक है यहाँ पे गन, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। गन का मास है कैपिटल एम और उसने एक बुलेट फायर करी है। ये मान लिया बुलेट है, स्मॉल एम की बुलेट फायर करी है। किस पे फायर करी है, एक ब्लॉक पे फायर करी है जो कि यहां से डी डिस्टेंस पे है। तो ये ब्लॉक है, इसका मास भी कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम का मास है और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो डिस्टेंस आपको दी हुई है डी, गन बुलेट सिस्टम से डी डिस्टेंस पे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, व्हेन ए बुलेट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस स्मॉल डी टुवर्ड्स द ब्लॉक द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम इज एट ए डिस्टेंस। जब जो बुलेट है वो अगर स्मॉल डी डिस्टेंस मूव कर जाए, यानी बुलेट जो है वो कितना डिस्टेंस मूव कर गई है, स्मॉल डी टुवर्ड्स द ब्लॉक, यानी अब जो बुलेट की नई लोकेशन है वो ये होगी, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो डी माइनस डी होगी। तो पूछा क्या है, ये कह रहे हैं कि जब ये बुलेट जो है वो डी डिस्टेंस मूव कर जाएगी, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम इज एट ए डिस्टेंस। तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यानी आपके लिए सिर्फ बुलेट है और ब्लॉक है और उनके बीच की डिस्टेंस डी माइनस डी है और अब पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं इसको अब अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास क्या डायग्राम में, अब आपके पास एक बुलेट है स्मॉल एम मास की और एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी माइनस डी है और आपसे पूछ रहे हैं बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो पहले बुलेट से निकालते हैं। तो मैंने कहा चलो सेंटर ऑफ मास यहाँ है और बुलेट से ये डिस्टेंस x है, तो ब्लॉक से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, d माइनस x। और कंसेप्ट क्या लगाने जा रहे हैं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो हम कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। अब देखिए क्या बनने वाला है, स्मॉल m इंटू x इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू d माइनस x। तो इसको इधर ले आएंगे तो x जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल M इंटू डी माइनस डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्या ऐसा कोई आंसर है आपके पास? ये हमने डिस्टेंस कहाँ से निकाली, बुलेट से निकाली है। तो बिल्कुल है, बुलेट से ये आंसर आपका बन गया कैपिटल M इंटू डी माइनस डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो आपका आंसर क्या बन गया, डी पार्ट। अब अगर ब्लॉक से डिस्टेंस निकालनी होती तो ब्लॉक से डिस्टेंस है डी माइनस एक्स। तो जरा ब्लॉक से डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी बनने वाली है डी माइनस एक्स। एक्स कितना है, तो एक्स है m टाइम्स डी माइनस डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम एलसीएम लेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M और d माइनस डी अगर हम बाहर लिख लेते हैं दोनों से कॉमन लेके, तो यहाँ आपका जो बचने वाला है ऊपर वो बचेगा आपका स्मॉल m। तो क्या ऐसा कोई आंसर है, ब्लॉक से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो ब्लॉक से आ रही है, तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया। इसलिए आपका आंसर क्या बना, आपका ओनली एंड ओनली डी पार्ट। A cracker is thrown into air with a velocity of 10 meter per second at an angle of 45 degree with the vertical. When it is at a height of 1/2 meter from the ground, it explodes into a number of pieces which follow different parabolic path.
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सेंटर ऑफ मास जब 1 मीटर ऊपर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको ढंग से समझिए, पहले डायग्राम बनाएंगे। एक बॉम्ब है, एक क्रैकर है, और उसको आपने किसी एंगल पे 45 के एंगल पे फेंक दिया किसी स्पीड से। ये सिचुएशन है। ये बॉम्ब है, इसको आपने कितने एंगल पे फेंका है, 45 के एंगल पे। कितनी स्पीड से फेंका है, तो वो स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो आधे मीटर हाइट पे होता है, ढंग से समझना, जब वो आधी मीटर हाइट, इसकी अगर मैं पूछूं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसके सेंटर ऑफ मास की, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट होगी। कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर 100, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g, जी की वैल्यू 10। तो ये कैंसिल आउट हुआ 0 0, और ये 4 और ये 10, तो ये आपका 2.5 मीटर आ जाएगा। ये कुछ 2.5 मीटर तक मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो समझिए। जब ये अपने ग्राउंड से आधा मीटर ऊपर उठ पाता है तब ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक, अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग पैराबोलिक पाथ में चले जाते हैं। लेकिन आपसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ रहे हैं जब वो 1 मीटर ऊपर होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि ये एक्सप्लोड करे या ना करे, सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक सारे के सारे पार्टिकल हवा में रहेंगे तब तक सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सप्लोजन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए यहाँ यूजलेस है। हमसे सीधी बात ये पूछी गई है कि जब ये 1 मीटर हाइट पे होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो वो तो हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो है हाफ mv², 10 का स्क्वायर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, रेफरेंस मान लेते हैं हम ग्राउंड को। फिर जब वो 1 मीटर हाइट पे होगा तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वही तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, v², प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो mgh, जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है 1 मीटर। तो ये m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ बचेगा आपका v² प्लस यहाँ बचेगा 20। तो यहाँ से v² जो आपका आया वो आया 80, यानी v आपका आया √80। अब √80 कितना हो जाएगा, ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो ये 16 5 या 80 होता है तो ये आ जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट डज नॉट, द वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यू टू द एक्सप्लोजन। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A 2 kg block of wood rests on a long tabletop. A 5 gram bullet moving horizontally with a speed of 150 meter per second is shot into the block and stick to it. The block then slides 2.5 meter along the tabletop and comes to stop. Situation क्या है, डायग्राम बनाएंगे पहले। ये टेबल टॉप है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है, कुछ मास मान ले रहे हैं, कैपिटल एम मास है, और उसमें एक बुलेट आके स्ट्राइक करती है। स्मॉल एम मास की बुलेट है, मान लिया यू स्पीड से आई थी, और फिर आके इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, इसके अंदर धंस जाती है। तो ये पूरा सिस्टम एक कंबाइंड वेलोसिटी v से चलना शुरू करेगा और ये कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही पूछ रहे हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, ये कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। क्लियर, ठीक। उसके बाद कंसेप्ट क्या लगेगा, उसके बाद अगर फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लिया आपका फ्रिक्शन फोर्स ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे, पहले इसको v निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एम बुलेट का मास दिया 5 ग्राम्स, तो 5/100, 5/1000, 5 ग्राम्स इंटू स्पीड कितनी दी है, तो 150 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 kg का ब्लॉक है। अब ये 2 kg का ब्लॉक है, उसमें 5 ग्राम्स ऐड हो जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं टोटल मास 2 kg ही लिख देता हूँ। अप्रोक्सीमेट आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपके बहुत आंसर जो दिए हैं बहुत उनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दूर है वो आंसर। तो 2 ग्राम्स प्लस 2 kg प्लस 5 ग्राम्स इज ऑलमोस्ट 2 kg इंटू वेलोसिटी v। तो ये क्या कैंसिल आउट होने वाला है, तो वेलोसिटी v अगर मैं निकालूंगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स। तो जो वेलोसिटी आपकी आ रही है वो 3/8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब मान लिया फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा था, तो ये जो अब हम लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक, कैसे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम वो समझिए। ये जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ x, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू एक्स, और वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। मास में 2 kg मान लेता हूँ, वेलोसिटी है 3/8 का स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद रुक जा रहा है, तो वो दिया 2.7 मीटर, ये दिया आपको 2.7 मीटर। तो इसकी बस वैल्यू डालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमें तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 9/64 डिवाइडेड बाई 2.7 मीटर्स। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, 9 से जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 10/64 इंटू 3। अगर हम और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 32, तो आप खुद से सॉल्व करना है। 5/32, 32 इंटू 3, तो ये आ गया 696, 5/96, 5/96 मतलब अप्रोक्सीमेट 5/100। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है 0.05 मीटर्स। अब जो इसके करीब आंसर होगा वो टिक कर देंगे। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हो। अगर आपके आंसर्स काफ़ी दूर दूर हैं, इसमें आंसर बहुत दूर है, एक आंसर 0.05, एक है 1, एक है 2, एक है 3, काफ़ी डिफरेंस है, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी ईजी और फास्ट हो जाएगी। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, काइनेटिक एनर्जी हम 300% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा समझिए। मान लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, इनिशियल मोमेंटम p है, और इनमें रिलेशन होगा k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m या p इक्वल टू √2mk। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी को 300% से इंक्रीज कर देते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी k डैश, तो वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% का इंक्रीमेंट है, यानी 3 गुना और इंक्रीमेंट है, तो 3k और बढ़ जाएगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगी। अगर 300% से इंक्रीमेंट हो गया तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी आपकी। अब इस इक्वेशन से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी 4 गुनी हुई होगी तो मोमेंटम आपका दुगना हो जाएगा। दुगना होने का मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, तो दुगना होने का मतलब है कि 100% से इंक्रीज हो गया या 200% तक इंक्रीज हो गया, एक ही बात है। 100% से इंक्रीज हो जाना या 200% तक इंक्रीज हो जाना, ये एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट, क्योंकि इस पूछ रहे हैं इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाई 100%। अगर इसमें पूछा होता इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज टू, तो हम लिख देते 200%। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50%, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी समझिए जरा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले k थी, मोमेंटम p था, काइनेटिक एनर्जी k थी, और इनमें रिलेशन क्या होगा, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब नया मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो 50% से इंक्रीज कर दिया, तो p प्लस 50% ऑफ p, तो नया मोमेंटम हो गया आपका 1.5p। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k डैश, तो p की जगह हम डालेंगे 1.5p का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये आपका आ जाएगा 2.25 p स्क्वायर बाई 2m। तो ये नई काइनेटिक एनर्जी आ गई, पुरानी काइनेटिक एनर्जी ये है। तो गौर से आप देखो, जो नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 2.25 टाइम्स पुरानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही है। अब आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट से इंक्रीज कर गया, तो परसेंटेज इंक्रीज होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो इट इज 2.25k माइनस k अपॉन k इंटू 100। तो ये आपकी आ गई 125% इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 125%। सी पार्ट। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 0.1%, अगर इंक्रीमेंट जो है परसेंटेज का वो बहुत कम दिया, 1%, 2%, 2.5%, 5% से कम दिया, तो मोमेंटम का इंक्रीज कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज से, या मोमेंटम के इंक्रीज से काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कैसे निकालेंगे, तो वो हम एरर इक्वेशन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो समझिए। जो काइनेटिक एनर्जी होगी या मोमेंटम, या ठीक है काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम से बनाते हैं इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी पी स्क्वायर बाई 2m। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, जनरल डिफरेंशिएशन, तो k का तो हो जाएगा dk
मास कांस्टेंट होता तो 1/2m तो कांस्टेंट रहेगा। पी स्क्वायर का तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p हो जाएगा इंटू डी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये कब हम फॉर्मूला, ये कंसेप्ट कब हम अप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज इंक्रीज 5% से कम दिया हो। अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा डी के अपॉन के, और इधर जो आपका आएगा 1/2m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p डी अपॉन पी स्क्वायर, तो एक पी से एक पी कैंसिल, तो ये आपका आ गया डी के अपॉन के इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी अपॉन पी। और अब अगर इसमें दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप समझिए ये क्या चीज है। तो डी के जो होगा वो होगा वेरी स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अपॉन के जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इंटू 100 करेंगे तो ये आपका बन गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डी पी अपॉन पी इंटू 100 ये बन गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और यहां से साफ पता लग रहा है कि मोमेंटम का जो परसेंटेज चेंज होगा उसको डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज 0.1% दिया है तो उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मोमेंटम का परसेंटेज चेंज आएगा, यानी मोमेंटम का परसेंटेज चेंज आ जाएगा 0.1/2, सो इट इज 0.05%। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A bullet moving with a speed of 100 meter per second can just penetrate 2 planks of the equal thickness। अगर बुलेट की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो 2 प्लंक्स को क्रॉस कर देती है। अब ये पूछ रहे हैं अगर हम बुलेट की स्पीड डबल करें तो कितने प्लंक्स क्रॉस हो जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, स्पीड से प्लंक क्रॉस नहीं होते हैं, स्पीड से प्लंक पेनिट्रेट नहीं होते हैं, प्लंक्स पेनिट्रेट होते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर आपने स्पीड डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ प्लंक्स भी 4 गुने हो जाएंगे। अगर पहले 2 प्लंक्स पेनिट्रेट हो रहे थे तो अब 8 प्लंक्स पेनिट्रेट होंगे। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसमें ये रखना है कि स्पीड से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है काइनेटिक एनर्जी से। इफ काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स देन द नंबर ऑफ प्लंक्स व्हिच इज क्रॉस्ड बाय बुलेट इज आल्सो 4 टाइम्स। A ball is projected vertically down with an initial velocity from a height of 20 meter onto a horizontal floor। ठीक, सिचुएशन ये है, डायग्राम पहले बनाएंगे। मान लिया एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और 20 मीटर हाइट से हम एक बॉल जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टली नीचे की तरफ। ठीक है, हाइट कितनी दी है, ये हाइट है आपको दी है 20 मीटर, और कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इस बॉल को फेंका है, और कह रहे हैं कि जब ये ग्राउंड पे हिट करेगी तो 50% काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, यानी आधी काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, आधी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी। और कह रहे हैं आधी खत्म एनर्जी होने के बावजूद भी जब ये रिबाउंड करती है तब ये उसी हाइट तक वापस आ जाती है। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, वो समझिए। जब ये हिट करने आ रही होगी तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ एम यू स्क्वायर तो इसके पास होगी। फिर ये जो एम जी एच के बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच के बराबर। एम जी एच वाली भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन, और इसका आधा हिस्सा खत्म हो जाता तो रिमेनिंग जो बचती है वो आधी ही बचेगी, तो ये रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है। और रिमेनिंग कम से कम इतनी तो बच रही है कि वो वापस से वो एच हाइट गेन कर ले रही है, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इतनी बचेगी कि वो एम जी एच के बराबर पोटेंशियल एनर्जी वो फिर से गेन कर ले। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, 50% लॉस हो गई तो 50% बची, तो अपॉन 2 कर दिया मैंने, ये रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन। और वो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी तो हो कि वो एच हाइट तक पहुंच जाए, क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, तो वही किसके बराबर होगी, एम जी एच के बराबर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। कर लेते हैं, एम और एम कैंसिल आउट, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो आपका आ गया 2gh माइनस gh, सो इट इज gh। तो u जो आपका आ जाएगा वो √2gh के बराबर आ रहा है। सारी वैल्यू डाल देते हैं, 2, g की वैल्यू 10 और हाइट थी आपको 20 मीटर, तो इनिशियल स्पीड जो है वो भी आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? A ball of mass small m is released from the top of an inclined plane of inclination theta। ये आपको inclined plane दिया, inclination theta है, और यहाँ से एक small m की बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं। It strike a rigid surface at a distance 3l/4 from the top elastically।
ये रिजिड सरफेस है, ये टॉप से कितना ऊपर है, तो वो जो डिस्टेंस है ये है 3l/4, 3l/4 डिस्टेंस पे आके यहाँ हिट करती है। तो इसकी जो हाइट होगी, टोटल हाइट अगर h थी तो इसकी हाइट भी जो हो जाएगी वो भी 3h/4 हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। कह रहे हैं इम्पल्स कितना इम्पार्ट करेगा, इम्पल्स, तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अगर m मास की वॉल v वेलोसिटी से जाके हिट करके v वेलोसिटी से रिबाउंड हो रही है तो चेंज इन मोमेंटम 2mv के बराबर होगा। ठीक, अब ये वेलोसिटी कितनी आएगी, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, कितनी हाइट से काइनेटिक एनर्जी आई है, तो वो 3h/4 है। l से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस हाइट से, तो वेलोसिटी होगी √2gh और h की जगह डालोगे आप 3h/4। अगर कोई h हाइट से नीचे गिरता है तो वेलोसिटी √2gh आती है, तो इसमें कितनी हाइट से नीचे गिरा है स्मूथ सरफेस पे, तो वो गिरा है 3h/4 हाइट से। तो कितनी वेलोसिटी आएगी, √2gh, h की जगह 3h/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मोमेंटम बन जाएगा, जरा देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो 2m और अंडर रूट के अंदर आ रहा है 3gh/2। इस 2 को अगर हम बाहर लेके आए या इस वाले 2 को अंदर ले आए तो ये 4 बन जाएगा, और एक 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा m टाइम्स √6gh। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इतना जो इम्पल्स है वो इम्पार्ट होगा ऑन द रिजिड सरफेस। अगला क्वेश्चन ढंग से देखेंगे। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स A and B, each of mass small m, resting on a smooth floor, are connected by a light spring of natural length L। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब दोनों का मास, साइज, सब कुछ सेम है। दोनों का मास स्मॉल m है, और एक लाइट स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है। जिसकी नेचुरल लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, नेचुरल लेंथ कितनी है L और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। ठीक, अब कह रहे हैं एक थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक है C, वो भी m मास का ही है, मूविंग विद ए स्पीड v अलोंग द लाइन जॉइनिंग AB कोलाइड्स विद A। अब एक थर्ड ब्लॉक है, वो इधर से आ रहा है, यहां से आ रहा है, सेम मास है, स्पीड v से आगे हिट करेगा इसको। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये कोलिजन कैसा है, तो हम इसको इलास्टिक मानते हैं। फिर ए के साथ जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक। तो जैसे इसको कोलाइड करेगा तो सेम मास, कोलिजन इलास्टिक, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ए वाले ब्लॉक के पास था रेस्ट, तो सी को मिल जाएगा रेस्ट। ये थी आप, ये ब्लॉक सी है, ये ए है, ये बी है। तो टकराने के बाद ए रेस्ट था तो सी आपका रेस्ट में आ जाएगा, और ये जो वी वेलोसिटी है ये किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी, तो ये वी वेलोसिटी है। तो अब हमारे पास सेटअप ये हो गया कि एक ब्लॉक है ए जिसके पास वेलोसिटी है v, दूसरा ब्लॉक रेस्ट में एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग की लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, दोनों के मास सेम है, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहे हैं स्प्रिंग का कितना होगा। ठीक, तो आप एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली है और आपको ध्यान भी रखना है वो ये है, ढंग से समझना है कि मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में तो वो स्टेट होगी जिसमें दोनों ब्लॉक्स ए और बी दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे और वो सेम वेलोसिटी VCM के बराबर होगी। ठीक, अब इस कंसेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वो थ्योरी में समझाया जाता है अच्छे से, लेकिन अब आप यहाँ इतना, आप कम से कम इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि एक ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक है, बी रेस्ट में ए चल रहा है, और आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन दोनों केस में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन दोनों केस में ए और बी ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे और वो सेम वेलोसिटी VCM के बराबर होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा VCM। तो यहां से जो VCM आपका आएगा वो आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 0 है अपॉन m1 प्लस m2 तो 2m, तो ये आपका आ जाएगा v/2, ये आ गया VCM। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन की अगर मैं एक स्टेट बनाऊं तो ये सिचुएशन होगी कि ए ब्लॉक है, ये वाला भी v/2 से चल रहा होगा और स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट में होगी, और जो बी ब्लॉक है वो भी कितने से चल रहा होगा, v/2 से, और मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर मैंने मान लिया x है। तो अब मुझे यहां से यहां जाने में मैं क्या लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इनिशियल स्टेट में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के पास थी 12mv²,
स्प्रिंग के पास और दूसरे ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं थी। अब फाइनल स्टेट में दोनों ब्लॉक्स के पास एनर्जी और स्प्रिंग के पास भी एनर्जी। तो पहले ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी है, तो हाफ एम वी बाई 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्लॉक के पास भी इतनी एनर्जी है तो मैंने इंटू 2 कर दिया, प्लस स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट भी यही बनेगी और मैक्सिमम इलोंगेशन की भी स्टेट यही बनेगी। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये तो है एम वी स्क्वायर, और इसको इधर ला के ये माइनस हो जाएगा तो ये आपका आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये एम वी स्क्वायर अपॉन 2 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स चाहिए, तो यहाँ से जो एक्स आएगा वो आपका आ जाएगा वी टाइम्स अंडर रूट एम अपॉन 2k, अंडर रूट भी लिया है मैंने, v टाइम्स अंडर रूट एम अपॉन 2k। सो योर आंसर इज v टाइम्स अंडर रूट एम अपॉन 2k। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, जहां तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप डायमेंशन से भी सेटल कर सकते हो, क्योंकि चारों जो आंसर दिए हैं, चारों आंसर वो एकदम अलग अलग फॉर्मेट के हैं। तो चारों की जब आप डायमेंशंस निकाल के सेटल करोगे तो एक ही डायमेंशन ऐसी आएगी जो लेंथ की डायमेंशन होगी, कंप्रेशन की डायमेंशन होगी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप डायमेंशन से भी सेटल कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑप्शंस हमेशा ध्यान देने होते हैं, क्या ये ऑप्शंस अलग अलग फॉर्मेट के हैं। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट के होते, जैसे मान ले एक आंसर होता v टाइम्स एम अपॉन के, एक आंसर होता 2v टाइम्स एम अपॉन के, एक आंसर होता v टाइम्स एम अपॉन 2k, एक आंसर हो जाता v टाइम्स अंडर रूट के अंदर 2m अपॉन के, तो ये क्वेश्चन कभी भी डायमेंशन से सेटल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन एक ही फॉर्मेट के हैं, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कभी भी डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में डायमेंशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि चारों जो आंसर्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेट है, किसी में m अंदर है, v बाहर है, किसी में m बाहर है, b अंदर है, किसी में दोनों अंदर है, किसी में दोनों बाहर है। तो ये बहुत अलग फॉर्मेट के आंसर दिए हैं, तो ये आप डायमेंशन से सेट कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसके चारों की डायमेंशन निकालो और आप चेक करो, सिर्फ एक ही की डायमेंशन जो है वो लेंथ की डायमेंशन आएगी, एंड दैट इज ए पार्ट। A man of mass capital M stand at one end of a plank of length L which lies at rest on a frictionless surface। डायग्राम बनाएंगे। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसके ऊपर एक प्लांक है और एक साइड में एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसका मास कैपिटल M है, प्लांक की लेंथ L है। ठीक है, कह रहे हैं द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लांक इफ द मास ऑफ द प्लांक इज m/3। प्लांक का मास जो है वो m/3 है और पर्सन जो है वो चल के आगे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली प्लांक पीछे आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस दैट द मैन मूव्स रिलेटिव टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन कितना चलेगा। ठीक है, तो ढंग से समझिए, पर्सन इस एंड से इस एंड तक चल के जा रहा है, तो उतने टाइम में प्लांक भी पीछे शिफ्ट हो रहा है। मैंने कहा प्लांक शिफ्ट हो रहा है मान लिया x, तो हम कंसेप्ट ये लगाएंगे कि जब पर्सन चलेगा तो ये जो इसके पैरों के बीच और प्लांक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पर्सन और प्लांक का इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में बना रहेगा। तो अगर m1 x1 आगे मूव करेगा तो m2 x2 पीछे मूव करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लांक तो पीछे मूव कर रहा है x, तो मैं लिखने जा रहा हूं m/3 मास है और कितना पीछे मूव किया x इज इक्वल टू, अब पर्सन का मास कैपिटल M है और वो आगे कितना मूव किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो प्लांक के रिस्पेक्ट में तो मूव करेगा वो L और प्लांक पीछे आ गया x, तो ओवरऑल कितना आगे दिखेगा आपको, तो वो दिखेगा L माइनस एक्स। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव करेगा वो L माइनस एक्स, और इसी ये L माइनस एक्स ही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे, फिर x की वैल्यू डाल के L माइनस एक्स निकालेंगे। तो m से m कैंसिल आउट, x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू L, तो x जो आपका आया वो 3L/4 आ गया। तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट पूछा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो है L माइनस एक्स। सो L माइनस एक्स कितना है 3L/4, तो L माइनस 3L/4 इट इज L/4। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर।